नमस्ते। आज हम बिहार की सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी चुनौती यानी वहाँ की आबादी पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है वो बिहार सरकार की परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए कुछ नोट्स जैसे हैं। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं जो एक दशक से भी ज्यादा पुराने हैं, पर आज भी योजनाओं और परीक्षाओं का आधार है। बिल्कुल, और यही इन आंकड़ों को और भी जरूरी बना देता है। देखिए, 2021 की जनगणना तो हो नहीं पाई, हाँ, तो आज भी बिहार को समझने के लिए हमें इसी आईने में देखना पड़ता है। हमारा मकसद है कि इन सूखे नंबरों के पीछे जो असल कहानी है बिल्कुल। उसे बाहर निकाला जाए। वो कहानियां जो बिहार के आज और कल को एक तरह से शक्ल दे रही हैं। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत सबसे बड़े, सबसे भारी भरकम आंकड़े से करते हैं। जनसंख्या से 2011 में बिहार की आबादी थी 10 करोड़ 41 लाख। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। और जो सोर्स में 2026 का अनुमान है वो है लगभग 13.5 करोड़। 13.5 करोड़। हाँ, ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 साल में बिहार की आबादी में 3 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। 3 करोड़? इसे ऐसे सोचिए, जैसे आपने 15 साल में बिहार के अंदर एक पूरा पंजाब या हरियाणा और बसा दिया हो। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सच में चौंकाता है वो है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ। बिहार इस मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पर है। 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ये नंबर सुनने में शायद उतना अजीब ना लगे, पर इसकी असलियत क्या है? इसकी असलियत जमीन पर दिखती है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि देश के किसी दूसरे राज्य में अगर एक सरकारी स्कूल या अस्पताल मान लीजिए 500 लोगों के लिए बना है, ठीक है, तो बिहार में उतने ही बड़े स्कूल या अस्पताल को 1100 से ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। अरे, मतलब दोगुने से भी ज्यादा। हर चीज पर दोगुने से भी ज्यादा दबाव। सड़क, पानी, बिजली, नौकरी, हर संसाधन बढ़ जाता है और कम पड़ जाता है। दबाव का यह है असल मतलब। और ये दबाव भी, जैसा कि सोर्स बताता है, पूरे राज्य में एक जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक तरफ शिवहर जिला है जहां घनत्व 1880 है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में लगभग 2000 लोग। और दूसरी तरफ है कैमूर, जहां सिर्फ 488 लोग रहते हैं। ये तो एक ही राज्य के अंदर जमीन आसमान का फर्क हो गया। और यही बिहार की अंदरूनी बनावट को दिखाता है। कैमूर, जिसे भभुआ भी कहते हैं, वो एक पहाड़ी और जंगली इलाका है। जमीन पथरीली है, रहने की जगह कम। अच्छा। वहीं शिवहर गंगा के मैदान का एक छोटा, सपाट और बेहद उपजाऊ जिला है। नतीजा ये है कि जहां एक तरफ खुली खुली जगह है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के पास एक तरह से सांस लेने की भी जगह कम है। सोर्स में 2001 से 2011 के बीच की दशकीय विकास दर 25.4% बताई गई है। मतलब 10 साल में आबादी 1/4 और बढ़ गई। बिल्कुल। ये भी इस दबाव को और बढ़ा देता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प लेकिन चिंताजनक बात सामने आती है, जो इन सभी आंकड़ों को एक साथ जोड़ती है। वो क्या? बिहार का जनसंख्या घनत्व देश में सबसे ज्यादा है, ठीक? हाँ। लेकिन जब हम आगे शहरीकरण की बात करेंगे तो देखेंगे कि वो देश में सबसे कम में से एक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की ये जो भारी भीड़ है वो दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में नहीं बल्कि गांव में है। इसे रूरल डेंसिटी कहते हैं, ग्रामीण घनत्व। अच्छा, ग्रामीण घनत्व। हाँ, और ये बिहार की सबसे अनोखी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। जब एक ही गांव में हजारों लोग रह रहे हों तो सोचिए, खेती की जमीन छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाती है, स्थानीय संसाधनों पर बोझ असहनीय हो जाता है। और बेरोजगारी 106 का आंकड़ा हमें बताता है। तो हमने देखा कि बिहार में जगह की कितनी कमी है और ये दबाव गांव में कितना ज्यादा है। अब सवाल ये है कि इस भारी भीड़ का असर लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर कैसे पड़ता है। और इसे नापने का एक अच्छा पैमाना है साक्षरता। देखते हैं इस मोर्चे पर बिहार की कहानी क्या कहती है। और सोर्स में इसे सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा कहा भी गया है। खासकर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, क्योंकि शिक्षा ही वो नींव है जिस पर किसी भी समाज का भविष्य खड़ा होता है। 2011 में बिहार की कुल साक्षरता दर थी 61.8%, पुरुषों के 71.2% और महिलाओं की सिर्फ 51.5%। पुरुषों और महिलाओं के बीच लगभग 20% का फर्क। ये तो एक बहुत बड़ी खाई है। ये खाई नहीं, ये एक तरह से सामाजिक त्रासदी है। एक पल के लिए सोचिए, 51.5%। इसका मतलब है कि 2011 में बिहार में हर 2 में से 1 महिला पढ़ लिख नहीं सकती थी। वो बैंक का फॉर्म नहीं भर सकती थी,
बस का नंबर प्लेट नहीं पढ़ सकती थी, अपने बच्चों को होमवर्क में मदद नहीं कर सकती थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों औरतों की रोकी गई क्षमता, उनके दबे हुए सपनों की कहानी है। सही बात है। जब आपकी आधी आबादी विकास की दौड़ में शामिल ही ना हो पाए, तो पूरा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? सच में इस तरह से देखने पर ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। लेकिन सोर्स में एक उम्मीद की किरण भी है। अनुमान है कि 2026 तक कुल दर 72% को पार कर चुकी होगी, हाँ, सुधार तो हो रहा है। भले ही रफ्तार धीमी हो। ये एक सकारात्मक संकेत है। और जमीनी स्तर पर, खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो योजनाएं चली हैं, उनका असर दिख रहा है। लेकिन यहाँ भी चुनौती वही है। क्या ये सिर्फ नाम लिखना सीखने वाली साक्षरता है, या फिर गुणवत्ता वाली शिक्षा? आंकड़ों का बढ़ना पहला और जरूरी कदम है, पर असली मंजिल वो अभी दूर है। और जैसे जनसंख्या घनत्व में जिलों के बीच बड़ा अंतर था, वैसा ही यहाँ भी है। रोहतास 73.37% के साथ पढ़ाई में सबसे आगे है, और दूसरी तरफ है पूर्णिया 51.08% के साथ सबसे पीछे। ये अंतर भी लगभग 22% का है। हाँ, एक ही राज्य में दो अलग-अलग दुनिया जैसी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि विकास कितना असमान है। देखिए, रोहतास का इलाका ऐतिहासिक रूप से शिक्षा का केंद्र रहा है, जबकि सीमांचल का पूर्णिया क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है। तो इसका अब मतलब? इसका मतलब यह है कि सरकार को एक नीति सब पर लागू वाले मॉडल से हटकर पूर्णिया जैसे जिलों के लिए खास और ज्यादा आक्रामक योजनाओं पर काम करना होगा। ये क्षेत्रीय असमानता ही बिहार के विकास में एक बड़ी बाधा है। अब एक और जरूरी विषय पर आते हैं जो समाज की सोच को सीधे सीधे दिखाता है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। बिहार का औसत लिंगानुपात 918 है। मतलब हर 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ये आंकड़ा अपने आप में क्या कहानी कहता है? ये आंकड़ा समाज के स्वास्थ्य का एक तरह का एक्सरे है। 918 का मतलब है कि 82 महिलाएं कहीं लापता हैं। लापता? हाँ, और ये राष्ट्रीय औसत से भी कम है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता। इसमें बेटियों के बजाय बेटों को प्राथमिकता देना, लड़कियों के स्वास्थ्य और पोषण पर कम ध्यान देना, और दुर्भाग्य से कन्या भ्रूण हत्या जैसे कई कड़वे सच छिपे होते हैं। ये संख्या समाज की मानसिकता पर एक सीधा सवाल है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा और है। बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 साल के बच्चों में ये 935 है। हाँ, जो सामान्य लिंगानुपात से बेहतर है। क्या इसे एक अच्छा संकेत माना जा सकता है कि शायद नई पीढ़ी में सोच बदल रही है? ये निश्चित रूप से एक उम्मीद जगाने वाला आंकड़ा है। ये दिखाता है कि हाल के वर्षों में बेटियों के जन्म को लेकर हालात थोड़े सुधरे हैं। शायद सरकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता अभियानों का कुछ असर हुआ है, लेकिन हमें इसे लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने से पहले थोड़ा इंतजार करना होगा। अच्छा। असल बदलाव तब माना जाएगा जब यही बच्चे बड़े होंगे और वयस्क आबादी का लिंगानुपात भी सुधरेगा। ये एक सकारात्मक रुझान है, पर मंजिल नहीं। और इसी लिंगानुपात की कहानी में एक जिला ऐसा है जो किसी हीरो की तरह उभर कर आता है, गोपालगंज। हाँ, गोपालगंज। सोर्स के मुताबिक ये बिहार का एकमात्र जिला है जहां लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, 1021। ये तो कमाल है। ये वाकई एक असाधारण बात है। पूरे राज्य में अकेला ऐसा जिला। लेकिन फिर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मुंगेर, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 876 है। राज्य में सबसे कम, एक तरफ 1021 और दूसरी तरफ 876। ये कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा फर्क है। एक ही राज्य में इतना बड़ा फर्क। सोर्सेस के बारे में क्या कहता है? सोर्स सीधे तौर पर कारण नहीं बताता, लेकिन ये अंतर हमें बिहार की सामाजिक आर्थिक हकीकत की एक और परत दिखाता है। गोपालगंज के इस बेहतर आंकड़े के पीछे एक बड़ा कारण पुरुषों का बड़े पैमाने पर पलायन माना जाता है। पलायन? हाँ, वहाँ के बहुत से पुरुष काम के लिए खाड़ी देशों या भारत के दूसरे बड़े शहरों में चले जाते हैं, और जनगणना के वक्त जिले में महिलाएं ज्यादा दर्ज होती हैं। अच्छा, तो ये पूरी तरह से सामाजिक सुधार का मामला शायद न हो। शायद नहीं। और वहीं मुंगेर के आंकड़े गहरी सामाजिक जांच की मांग करते हैं। ये दिखाता है कि लिंगानुपात पर स्थानीय संस्कृति और आर्थिक स्थितियों का कितना गहरा असर पड़ता है। गोपालगंज एक केस स्टडी है जो हमें सिर्फ आंकड़ों को नहीं बल्कि उनके पीछे के कारणों को भी समझने के लिए मजबूर करता है। गोपालगंज का उदाहरण दिखाता है कि पलायन बिहार की कहानी का कितना बड़ा हिस्सा है। लोग काम और बेहतर अवसरों के लिए राज्य से बाहर जाते हैं। और यही हमें हमारी अगली और आखिरी कड़ी पर लाता है, शहरीकरण। क्या बिहार के अंदर ही लोगों को गांवों से शहरों की ओर जाने के मौके मिल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और 2011 के आंकड़े इसका एक साफ जवाब देते हैं।
उस वक्त बिहार की सिर्फ 11.3% आबादी शहरी थी, सिर्फ 11.3%? जबकि उस समय राष्ट्रीय औसत 21% के आसपास था। हाँ। इसका मतलब बिहार देश के सबसे कम शहरीकृत राज्यों में से एक था। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि बिहार की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों की आत्मा गांवों में बसती है। ज्यादातर लोगों की आजीविका खेती या उससे जुड़े कामों पर ही निर्भर है। उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास उस स्तर पर नहीं हुआ था कि वो बड़ी संख्या में लोगों को गांवों से शहरों की ओर खींच सके। लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि अब नई शहरी इकाइयों की घोषणा के साथ इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। हाँ। और जिलों में देखें तो पटना 43.1% के साथ सबसे ज्यादा शहरीकृत है, जो स्वाभाविक भी है, राजधानी जो है। हाँ, और यही वो बड़ा बदलाव है जो 2011 के बाद बिहार में हो रहा है। सरकार ने बहुत से बड़े गांवों को नगर पंचायत या नगर परिषद का दर्जा दे दिया है। अच्छा। इससे कागजों पर तो शहरी आबादी तेजी से बढ़ी है, लेकिन असल चुनौती इन नए शहरों में सड़क, सीवर, साफ पानी और रोजगार जैसी असली शहरी सुविधाएं पहुंचाना है। मतलब ये एक तरह का नियोजित शहरीकरण है। हाँ, जो उस ग्रामीण घनत्व के दबाव को कम करने की एक कोशिश भी है। और चलते चलते सोर्स में धार्मिक प्रोफाइल का भी जिक्र है। लगभग 82.7% हिंदू और 16.9% मुस्लिम आबादी। हाँ, ये राज्य की सामाजिक बुनावट को दिखाता है, जहां दो बड़े समुदाय सदियों से साथ रहते आए हैं। तो इन सब आंकड़ों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गांवों में बेतहाशा भीड़ है, जहां शिक्षा के मामले में पुरुषों और महिलाओं और एक जिले और दूसरे जिले के बीच गहरी खाई है। बिल्कुल। जहां लिंगानुपात समाज पर कई सवाल खड़े करता है, लेकिन गोपालगंज जैसा एक अनोखा अपवाद भी है, और जो अब बहुत तेजी से गांव से शहर बनने के एक बड़े और मुश्किल सफर पर निकल पड़ा है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। और जैसा हमने शुरू में कहा था, भले ही ये आंकड़े 2011 के हैं, पर बिहार की जमीनी हकीकत को समझने के लिए आज भी यही सबसे प्रामाणिक दस्तावेज हैं। इन्हें समझना बिहार के वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं दोनों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। बिहार की पहचान हमेशा से एक ग्रामीण और एक कृषि प्रधान प्रदेश की रही है। उसकी संस्कृति, राजनीति, सब कुछ उसी जमीन से जुड़ा रहा है। सही बात है। अब जैसे जैसे ये तेज और कुछ हद तक कागजी शहरीकरण बढ़ेगा, क्या बिहार अपनी इस मूल पहचान को खो देगा, या इस बदलाव की कोख से एक बिल्कुल नए तरह का बिहार जन्म लेगा, जिसकी चुनौतियां और अवसर दोनों ही हमारे आज के अनुमान से कहीं ज्यादा अलग होंगे?